हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी क्लास 11 बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट 2 वीडियो का है, जिसमें आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में। इसके पहले हमने पिछली वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन से जाके देख सकते हो। पार्टनरशिप क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था कि एक सिंगल पर्सन होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हमने पढ़ा था कि एक सिंगल फैमिली के लोग बिजनेस करते हैं। इन दोनों ही केसेस में ना रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते थे, क्योंकि कम लोग हैं तो पैसा कम है, कैपिटल कम है, इन्वेस्टमेंट कम है। अगर हमें थोड़ा सा बड़ा बिजनेस करना है तो हमें थोड़े ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, ताकि ज्यादा लोग मिलकर काम करें, ज्यादा लोग मिलकर पैसा इन्वेस्ट करें। ऐसे केस में हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जा सकते हैं, जिसमें हम मिनिमम 2 से लेकर के मैक्सिमम 50 पार्टनर्स एक ही बिजनेस को चला सकते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा हमें जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उतने ज्यादा रिसोर्सेज हमें इस बिजनेस में मिल सकते हैं। सो देखते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेफिनेशन हमें किसने दी है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से हमें ये डेफिनेशन मिलती है, जो क्या बोलती है? द रिलेशन between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। देखो क्या बोला गया है, ऐसे बहुत सारे लोग, कितने लोग हो सकते हैं? मिनिमम 2 से लेकर के मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। इन सभी लोगों के बीच का रिलेशन, किस चीज का रिलेशन? एक बिजनेस रिलेशन होगा इन सबके बीच का, जिस रिलेशन के अंदर ये सारे के सारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। देखो, अगर आप बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर नहीं कर रहे तो आप बिजनेस में पार्टनर नहीं हो। अगर आप बिजनेस में सिर्फ सैलरी ले रहे हो तो आप एम्प्लॉय हो, पार्टनर नहीं हो। तो एक बिजनेस में अगर पार्टनर बनना है तो आपको उस बिजनेस के प्रॉफिट्स में शेयर लेना पड़ेगा। सो ऐसे लोगों के बीच का रिश्ता, जिनको जो एक कॉमन बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, वो बिजनेस चला कौन रहा है? या तो वो सारे मिलके चला रहे हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो सारे मिलके रोज उस बिजनेस में काम करते हैं, सारे मिलके बिजनेस चला रहे हैं, या फिर कोई एक सबके बिहाफ पे वो बिजनेस चला रहा है, लेकिन प्रॉफिट सारे के सारे लोग शेयर कर रहे हैं। सो पार्टनरशिप में क्या है? मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लोग बिजनेस करते हैं, सारे मिलके कर सकते हैं, या सबके बिहाफ पे कोई 1-2 लोग वो बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो सभी लोग क्या करते हैं? आपस में बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। ऐसे एक बिजनेस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस बोलते हैं। ये डेफिनेशन एज इट इज आपको याद करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। फॉर्मेशन देखो इसकी बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसको फॉर्म कैसे कर सकते हैं? हम इस बिजनेस को खोल कैसे कर सकते हैं, ओपन अप कैसे कर सकते हैं? सो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस is governed by the Indian Partnership Act 1932, जिसके अंडर हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है। It comes into existence through a legal agreement। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक लीगल एग्रीमेंट की जरूरत है, जो कि कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप एग्रीमेंट बनवाओ तो आपकी मर्जी, एग्रीमेंट ना बनवाओ तो आपकी मर्जी है। तो काफी आसान है इसको फॉर्म करना। लाइबिलिटी, इसमें सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। एक बार फिर से, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या था? पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब था कि अगर बिजनेस के एसेट खत्म हो गए तो बिजनेस के डेट को चुकाने के लिए ओनर के पर्सनल एसेट्स का यूज कर सकती है सरकार। सो द पर्सनल एसेट्स may be used for repaying the debts of the business in case the business assets are insufficient। अगर बिजनेस के एसेट अपना लोन नहीं चुका पा रहे तो ओनर्स के, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट को बेचा जाएगा और बिजनेस के लोन को पूरा किया जाएगा, वापस चुकाया जाएगा। द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो सारे के सारे पार्टनर्स की क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सो द रिस्क बियरिंग, अगली चीज हमारे पास आती है रिस्क बियरिंग। रिस्क कैसे बियर किया जाता है? सो देखो, जिस रेशो में ये लोग प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, मान लो 3 पार्टनर है, तीनों क्या है? 1/3 1/3 1/3 रेशो जो है प्रॉफिट की लेते हैं। तो सेम रेशो में ये लोग जो है बिजनेस के रिस्क, बिजनेस के लॉसेस को भी जो है शेयर करेंगे। दे ऑल्सो शेयर द लॉसेस इन द सेम रेशो इन द इवेंट ऑफ द फर्म इनकरिंग द लॉस। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ तो वो लोग एक पर्टिकुलर रेशो में आपस में डिवाइड करेंगे, 1:1:1 है ना, या फिर वॉट एवर अदर रेशो। सेम रेशो में वो लोग बिजनेस के लॉसेस को, रिस्क को भी जो है आपस में डिवाइड करेंगे। अगली चीज आती है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। सारे मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं, सारे मिलकर कंट्रोल करते हैं। द पार्टनर्स शेयर amongst themselves the responsibility of decision making। सब लोग मिलके मीटिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं,
यूजुअली सबके म्यूचुअल कंसेंट से, जब सारे के सारे लोग मान जाते हैं, सारे पार्टनर्स किसी चीज पे एग्री कर जाते हैं, तभी कोई डिसीजन इसमें लिया जाता है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है इसमें डिसीजन मेकिंग का। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं है जिसमें एक अकेला बंदा डिसीजन ले सकता है, बहुत जल्दी डिसीजन हो सकता है। इसमें लॉन्ग टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमें कंसेंट लेना पड़ेगा। अगली चीज आती है कॉन्टिन्यूटी। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि अगर ओनर की डेथ हो गई, ओनर ने बिजनेस छोड़ के कहीं चला गया, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। ऐसा क्या यहाँ पर है? क्या बिजनेस कंटिन्यू होगा या नहीं, इसके बारे में हम समझते हैं। सो पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस सिंस द डेथ, retirement, insolvency, insanity of any partner can bring an end to the business. So जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि अगर ओनर की डेथ हो गई, अगर ओनर चला गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा, वैसे यहाँ पर भी होता है कि अगर एक पार्टनर जो है वो बिजनेस छोड़ के चला गया तो वहां पे जो है सारे पार्टनर्स को एक बार दोबारा से अपनी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। सारे पार्टनर्स को एक बार दोबारा से एग्रीमेंट बना के एक बार दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। आप सेम एग्रीमेंट पे दोबारा बिजनेस नहीं कर सकते इन केस कोई एक पार्टनर की डेथ हो गई, या कोई एक पार्टनर छोड़ के चला गया, या कोई एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी की सिचुएशन आई। तो यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूटी हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐसा नहीं था। जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या था, अगर एक कर्ता की डेथ हुई तो सेकंड एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बन जाता है, बिजनेस कंटिन्यू होता है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। अगर ओनर की डेथ हो जाए या ओनर छोड़ के चला जाए, बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है। फिर आते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो नंबर ऑफ पार्टनर मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 2 से लेकर के मैक्सिमम 50 तक हमारे यहाँ पे पार्टनर्स हो सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, देखो एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। हर एक पार्टनर एजेंट भी है, यानी कि वो किसी दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे या वो अपने बिजनेस के बिहाफ पे काम भी करता है, एंड वो प्रिंसिपल भी है, वो ओनर भी है जिसके बिहाफ पे बाकी पार्टनर्स काम करते हैं। देखो, सो ही इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, वो बाकी पार्टनर्स का एजेंट है, यानी कि वो बाकी पार्टनर्स को, यानी कि अपनी बिजनेस फर्म को रिप्रेजेंट करता है हर एक पार्टनर। एंड ऐसे ही दूसरे पार्टनर भी एक पार्टनर के बिहाफ पे फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देयर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट। तो एक पार्टनर दूसरों के बिहाफ पे काम कर सकता है और उनको अपने एक्ट से बाइंड कर सकता है। यानी कि मान लो अगर आप और मैं एक बिजनेस में पार्टनर है, तो मैं कहीं जाके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आती हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट से आप भी बाइंड हो जाओगे। सिमिलरली अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट से मैं भी बाइंड हो जाऊंगी। सो ही इज अ प्रिंसिपल ऑल्सो। तो मैं एजेंट भी हूँ कि मैं आपके बिहाफ पे काम भी कर रही हूँ, और मैं प्रिंसिपल भी हूँ कि आप भी मेरे बिहाफ पे काम कर सकते हो। एज ही टू कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। वो प्रिंसिपल भी है क्योंकि वो खुद भी दूसरे पार्टनर्स के एक्ट से बाउंड हो जाएगा। तो एक पार्टनर जो है वो एजेंट की तरह भी काम करता है और प्रिंसिपल की तरह भी काम करता है बिजनेस में, पार्टनरशिप में। मेरिट्स देखो, बहुत इजी है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहे वो कभी भी छोड़ के जा सकता है, बिजनेस क्लोज हो जाएगा। फॉर्म करना बहुत आसान है, इसकी पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से बैलेंस्ड फॉर्म में जो है डिसीजन मेकिंग होती है। मोर फंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं है कि एक ही अकेला इंसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 30, 40, 50 तक लोग हो सकते हैं, तो इस वजह से पैसा भी ज्यादा होता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, अब क्योंकि लोग ज्यादा हैं तो अगर सबको प्रॉफिट होगा तो सभी इकट्ठे मिलके रिस्क को, लॉस को भी तो शेयर करेंगे। तो इन केस हमारे पास 10 पार्टनर हैं और हमें 10,000 रुपए का लॉस हो गया, तो उस केस में हर पार्टनर के हिस्से कितना आया? सिर्फ 1,000 रुपए का लॉस आया। तो सभी पार्टनर्स मिलके 10,000 के लॉस को जो है शेयर करेंगे। सो रिस्क हमारे शेयर होते हैं। सीक्रेसी रहती है क्योंकि पार्टनरशिप जो है लिमिटेड नंबर ऑफ लोग हैं, मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं, हजारों लोग नहीं है एक कंपनी की तरह। और सेकेंडली सरकार ने नहीं बोला हुआ पार्टनरशिप को कि आपको कंपलसरी है सब कुछ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना। कंपनी के केस में सरकार की तरफ से कंपलसरी होता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सीक्रेट रख सकते हो, आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरिट्स क्या है? बहुत जल्दी फॉर्म और क्लोज होता है, डिसीजन अच्छे से लिए जाते हैं, पैसा ज्यादा होता है, रिस्क बहुत लोगों के बीच में बंटता है और हमारा सारी चीजें सीक्रेट रहती हैं।
डीमेरिट्स की बात करते हैं, लिमिटेशन की बात करते हैं, तो पहली सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इस केस में हमें अनलिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलती है। हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो ओनर के पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जाएगा लॉस को फुलफिल करने के लिए। लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? सिर्फ 50 से ज्यादा लोग तो नहीं हो सकते, तो सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों का पैसा आएगा। हजारों लोग पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो कि कंपनी के केस में होता है जहां हजारों लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट, अब क्योंकि 50 तक लोग हो सकते हैं, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा लड़ाइयां होंगी, उतने ज्यादा अलग अलग ओपिनियन होंगे, तो लड़ाई के चांसेस तो होते ही हैं। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जैसे ही कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के गया, बिजनेस आपको क्लोज करके दोबारा से इसका एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, तो कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे नहीं रहती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, अब सरकार, अब जो हमारी पब्लिक है, पब्लिक को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने बोला है इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है? ऑप्शनल है, इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है सरकार के पास। तो पब्लिक, जनरल पब्लिक को, आपके कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि पता नहीं आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है कि नहीं, अब पता नहीं आप लीगली बिजनेस अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो पब्लिक को यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत बार पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पे नहीं हो पाता है। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगली सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास आती है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सो देखो, हमें टोटल अलग अलग 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स मिलते हैं: एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सारे 6 के 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को हम डिटेल में समझेंगे अगली स्लाइड्स में। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। देखो, एक्टिव पार्टनर का उल्टा बिल्कुल होगा स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब जो डे टू डे काम कर रहा है बिजनेस में, इसका उल्टा होगा स्लीपिंग पार्टनर जो डे टू डे एक्टिविटीज में बिजनेस में काम नहीं करता। क्योंकि मैंने क्या बोला था, पार्टनरशिप में क्या होगा, अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम, या तो वो बिजनेस सब लोग मिलके करेंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था कि पार्टनरशिप ऐसा बिजनेस है जिसमें या तो सब लोग मिलके काम करे, या कोई एक दो लोग सबके बिहाफ पे काम कर सकते हैं। तो अगर सब लोग मिलके काम कर रहे हैं तो सब लोग एक्टिव पार्टनर है। अगर कोई एक ही सबके बिहाफ पे काम कर रहा है तो एक एक्टिव पार्टनर है, बाकी सारे क्या है? स्लीपिंग पार्टनर्स है। तो देखते हैं क्या बोला है। एक्टिव पार्टनर क्या है? बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी होती है, और बिजनेस के डे टू डे कामों को बाकियों के बिहाफ पे मैनेज करता है। लेकिन सीक्रेट पार्टनर क्या है? पैसा तो लगाता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी रखता है, पर ये डे टू डे बिजनेस को मैनेज नहीं करता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड द स्लीपिंग पार्टनर। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होगी। आगे चलें, अगली चीज मेरे पास आती है सीक्रेट पार्टनर। अब ये भी बिजनेस में पैसा लगाता है, ये भी बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, ये भी अनलिमिटेड लायबिलिटी रखता है, और ये बिजनेस को मैनेज भी करता है एक्टिवली। लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये बिजनेस में एक पार्टनर है। अब देखो, बहुत बार ऐसा हो सकता है ना कि कोई एक ऐसा इंसान है जो काम अच्छे से कर सकता है, जिसको अच्छे से काम करना आता है, या जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान की रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है। अगर लोगों को पता चला कि ये मेरे बिजनेस में पार्टनर है तो लोग मेरे बिजनेस को ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास पैसा तो बहुत सारा है, जो वो पैसा मेरे बिजनेस में लगाने को तैयार है, पर उसकी रेप्यूटेशन अगर मुझे लगता है अच्छी नहीं है, कि अगर ये मेरे बिजनेस में लोगों को पता चला कि ये मेरे बिजनेस में है तो लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूंगी? लोगों से छुपाऊंगी कि ये मेरे बिजनेस में पार्टनर नहीं है, और उसको मैं क्या बना दूंगी अपने बिजनेस में? सीक्रेट पार्टनर। काम करेगा बिजनेस में, पैसा भी लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी रखेगा, पर his association with the firm is unknown to the general public। मैं जनता को नहीं बताऊंगी कि ये मेरे बिजनेस का पार्टनर है, क्योंकि शायद उसकी रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है, या शायद कुछ भी दूसरा हमारा पर्सनल जो है रीजन हो सकता है। आगे चलते हैं, अगली चीज आती है, देखो मेरे पास नॉमिनल पार्टनर। अब देखते हैं इसमें क्या है। डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये पैसा नहीं लगाता बिजनेस में, ये बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करता, लेकिन लायबिलिटी इसकी बाकियों की तरह ही अनलिमिटेड होती है। ये बिजनेस को मैनेज भी नहीं करता। फिर ये बिजनेस में कर क्या रहा है? पैसा नहीं लगा रहा, काम नहीं कर रहा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं ले रहा, तो बिजनेस में कर क्या रहा है? ये बिजनेस में क्या कर रहा है? अलाउज द यूज ऑफ हिज और हर नेम बाय अ फर्म। एक एग्जांपल से मान लो कोई बहुत फेमस सेलिब्रिटी है,
हमें पता है कि अगर मैं इस सेलिब्रिटी का नाम अपने बिजनेस के साथ जोड़ दूं कि ये सेलिब्रिटी इस बिजनेस का ओनर है, ये सेलिब्रिटी इस बिजनेस में पार्टनर है, तो लोग मेरे बिजनेस पे ट्रस्ट करेंगे। देखो सीक्रेट का उल्टा, सीक्रेट में क्या था, काम तो कर रहे थे, लोगों को बताया नहीं था। नॉमिनल में क्या होगा, काम नहीं करते पर लोगों को हमने झूठ बोल दिया। क्यों? क्योंकि उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि मुझे लगा अगर मैं बोल दूं लोगों को ये मेरे बिजनेस में पार्टनर है तो लोग मेरे बिजनेस पे ट्रस्ट करेंगे, मेरी सेल्स बढ़ जाएगी, मेरे कस्टमर बढ़ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक सेलिब्रिटी को थोड़े से पैसे दे दिए और बोला मैं तेरे नाम को अपने बिजनेस में यूज करूंगी कि तू मेरे बिजनेस में पार्टनर है। तो बस हम वही तो कर रहे हैं, हम अलाउ कर रहा है वो सेलिब्रिटी हमें कि आप मेरा नाम जोड़ सकते हो अपनी फर्म के साथ। ऑल्दो उसने मेरे बिजनेस में पैसा नहीं लगाया, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं किया, मेरे बिजनेस में काम नहीं किया, बस उसने क्या किया, मुझे बोल दिया ठीक है, मुझे थोड़ा सा पैसा, हमने उनको पैसा दे दिया थोड़े से सेलिब्रिटी को और बोला कोई नहीं, अपना नाम हमें यूज करने दो। तो सीक्रेट का उल्टा, सीक्रेट में काम करते हो, पैसा लगाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस लेते हो, पर नाम नहीं पता चलता पब्लिक को। नॉमिनल में ना तो काम करते हो, ना पैसा लगाते हो, ना प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर लेते हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारा नाम ही बताया गया है पब्लिक को कि तुम मेरे बिजनेस में पार्टनर हो। तो एक्टिव का उल्टा स्लीपिंग, सीक्रेट का उल्टा नॉमिनल। ऐसे ही अगले दो आएंगे पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखो पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या है, फिर से दोनों एक दूसरे के थोड़े से ऑपोजिट होंगे। देखो एस्टॉपल क्या है, अ पर्सन इज कंसीडर्ड अ पार्टनर बाय एस्टॉपल if through his or her own initiative, conduct or behavior he or she gives an impression to the others that he is a partner in the firm। लेकिन holding out में क्या होगा, a person who though is not a partner but knowingly allows to be represented as a partner in the firm। एक एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो मैं फर्म की पार्टनर हूं, ठीक है, मान लेते हैं फर्म में पार्टनर है मिस्टर ए और फर्म में मैनेजर है, फर्म में पार्टनर नहीं है, मैनेजर है मिस्टर बी। अब ए को किसी मीटिंग पे जाना था, फर्म का जो पार्टनर है ए, उसको किसी मीटिंग पे जाना था, लेकिन उसको उस मीटिंग में इंग्लिश बोलनी थी जो उसको बोलनी नहीं आती थी। तो उसने बोला अपने मैनेजर को, क्या तुम मेरे साथ चलोगे हमारी मीटिंग में, क्योंकि तुम इंग्लिश में बात कर लेना, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आएगी, मेरे से इंग्लिश बोली नहीं जाएगी। तो बी जो है इसके साथ चला गया मीटिंग में जस्ट बिकॉज वो मैनेजर था और वो इंग्लिश बोल सकता था। अब वो पार्टनर नहीं था। जब वो मीटिंग में गए बात करने, तो जो क्लाइंट था, क्लाइंट ने बात किससे करी, क्लाइंट ने सारी बात करी मिस्टर बी से। क्लाइंट ने मिस्टर बी से बात क्यों करी, क्योंकि मिस्टर बी को इंग्लिश आती थी, तो फिर वो मैनेजर ही सारी बात कर रहा था। तो क्लाइंट को लगा कि शायद ये जो मिस्टर बी है ये भी बिजनेस में पार्टनर है, और इसलिए क्लाइंट ने आपके साथ जो है डील क्लोज कर ली। ऐसे केस में जब क्लाइंट को लगा कि मिस्टर बी पार्टनर है, आपने नहीं बोला, उनको खुद को लगा, तो वो क्या बन जाएगा, मिस्टर बी पार्टनर बाय एस्टॉपल। देखो क्या बोला गया है कि आपके कंडक्ट के या आपके बिहेवियर की वजह से लोगों पे इंप्रेशन जा रहा है कि आप मेरे बिजनेस में पार्टनर हो। तो ऐसे केस में जब मिस्टर बी के काम की वजह से, उसके कंडक्ट या बिहेवियर की वजह से हमारे क्लाइंट को लगा कि वो पार्टनर है, तो मिस्टर बी क्या बन जाएगा मेरे बिजनेस का, पार्टनर बाय एस्टॉपल। दूसरा केस क्या होगा कि आपने, हमारा जो क्लाइंट था, फिर से वो मिस्टर बी से बात कर रहा था और उसने मिस्टर बी को पूछा कि आर यू अ पार्टनर इन द फर्म, क्या आप बिजनेस में पार्टनर हो? तो मिस्टर बी ने बोल दिया यस आई एम अ पार्टनर। यानी कि उसने क्या किया, जानबूझ के, नोइंगली, जानते हुए भी कि वो पार्टनर नहीं है, फिर भी वो अलाउ करता है अपने आप को बिजनेस में एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करना। वो, उसको पता था वो पार्टनर नहीं है और फिर भी उसने जानबूझ के अपना नाम यूज करने दिया। तो उस केस में मिस्टर बी क्या बन जाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखो होल्डिंग आउट, होल्ड आउट, मिस्टर बी खुद से होल्ड आउट कर रहा है कि हाँ मैं बिजनेस में पार्टनर हूं, जबकि वो नहीं है। तो मिस्टर बी क्या बन जाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो अगर क्लाइंट को खुद को लगा कि शायद ये पार्टनर है, क्लाइंट ने अज्यूम किया, तो मिस्टर बी क्या बनेंगे, पार्टनर बाय एस्टॉपल। लेकिन अगर मिस्टर बी ने खुद ने जानबूझ के बोल दिया कि हाँ मैं हूं पार्टनर, ताकि डील क्लोज हो जाए, तो मिस्टर बी क्या बन जाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इन बोथ द केसेस जो मिस्टर बी है वो कैपिटल नहीं लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर भी नहीं लेंगे, वो बिजनेस में जो है एज अ पार्टनर काम भी नहीं करेंगे, पर उनकी बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इन दोनों ही केसेस में पार्टनर की क्या होती है बिजनेस में,
अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। वो कैपिटल नहीं लगाते, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लेते, पर उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो अगर ओवरऑल एक बार हम रिवाइज करें, हमारे पास क्या क्या टाइप्स है बिजनेस की। एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस में डे टू डे काम करता है, कैपिटल भी लगाता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी लेता है एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी भी रखता है। स्लीपिंग पार्टनर जो कैपिटल लगाता है, P&L का शेयर लेता है, लायबिलिटी भी रखता है, पर बिजनेस में काम नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर जो ये सब कुछ करता है पर उसका नाम बाहर वालों को नहीं पता। नॉमिनल पार्टनर जो इनमें से कुछ नहीं करता लेकिन बाहर वालों को बोल दिया हमने कि ये तो मेरे बिजनेस में पार्टनर है। पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, ये भी इन तीनों में ना तो कैपिटल शेयर करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, पर लायबिलिटी इनकी होती है। पार्टनर बाय एस्टॉपल में सामने वाले को इंप्रेशन चला जाता है कि शायद ये पार्टनर है, लेकिन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में आप बोलते हो अपने मुंह से कि हाँ मैं पार्टनर हूं, जबकि आप पार्टनर बिजनेस में नहीं हो। सो आई होप ऑल द 6 टाइप्स आर क्लियर। अगर किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगली चीज हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हमें समझ आ गए कि 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं। अब हम समझते हैं कौन सी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हो सकती है। सबसे पहले आती है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए आपने पार्टनरशिप करनी है। तो पहली आती है इसमें पार्टनरशिप एट विल, यानी कि विल का मतलब है आपकी खुद की मर्जी। विल का मतलब है कि जो पार्टनर है, पार्टनर्स की खुद की विल, पार्टनर्स की खुद की मर्जी कि वो अपनी मर्जी जब चाहे, उनकी मर्जी है वो जब चाहे पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, जब चाहे वो पार्टनरशिप क्लोज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं बिजनेस करना। उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। जब भी कोई एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहे वो छोड़ के जा सकता है। ये है पार्टनर्स विल कि पार्टनर का जब दिल करे वो छोड़ के जाए। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आपको एक फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक पार्टनरशिप रखनी ही पड़ेगी, उसके बाद आप पार्टनरशिप को जो है क्लोज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, 2-3 लोगों ने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट साथ मिलके ले लिया, तो जब तक वो प्रोजेक्ट रहेगा तब तक उनको अपनी पार्टनरशिप निभानी पड़ेगी, उसके बाद वो पार्टनरशिप क्लोज कर सकते हैं। दूसरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। एक होती है हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें क्या होता है जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इस केस में उनको पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कंपल्सरी होता है। इस केस में पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना जो है कंपलसरी होता है एंड उनको बताना पड़ता है दुनिया को कि हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एक अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप है तो मैं अपनी कंपनी का नाम लिख सकती हूँ XYZ फर्म। सिंपल, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है लोगों को। लेकिन अगर मेरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो मैं अपना नाम लिखूंगी XYZ LLP, यानी कि XYZ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी है और अपने नाम के पीछे LLP लिखना कंपलसरी हो जाता है। पर अगर आपने एक नॉर्मल अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप करवाई है तो उसमें आपको अपने नाम के पीछे कुछ नहीं लिखना एंड आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उस केस में वो ऑप्शनल हो जाती है। आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है पार्टनरशिप डीड। तो ये डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपको जो एग्रीमेंट करवा के अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना है। तो देखो ये क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें सारी TNC टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं जो इस पार्टनरशिप को गवर्न करती हैं। उसको हम बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट का नाम है कि हमने पार्टनरशिप डीड बनवाई है, हमने एग्रीमेंट बनवाया है। ये नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हमने पार्टनरशिप डीड बनवाई है। तो ये एक एग्रीमेंट है सारे पार्टनर्स के बीच में। इसमें A to Z सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। पार्टनर का नाम, फर्म का नाम, पार्टनर का एड्रेस, फर्म का एड्रेस, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो है, कौन से पार्टनर्स एक्टिव हैं, कौन से टाइप्स ऑफ पार्टनर है, कौन सी टाइप ऑफ पार्टनरशिप है। हर एक चीज डिटेल में इसमें लिखी जाती है। क्या काम करते हो बिजनेस में, कब तक बिजनेस चलेगा, पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, सब चीज पार्टनरशिप डीड में हम मेंशन करवाते हैं। लास्ट टॉपिक इसके बाद हमारे पास आता है इसकी रजिस्ट्रेशन। तो जैसे मैंने अभी तक बताया इसकी रजिस्ट्रेशन क्या है, टोटली ऑप्शनल होती है। कोई आपके साथ जो है जबरदस्ती नहीं है कि आपको अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना है, टोटली आपके लिए ऑप्शनल है। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स द एंटरिंग ऑफ द फर्म्स नेम along with the relevant prescribed particulars in the register of the firms kept with the registrar। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि फर्म का नाम और फर्म की डिटेल्स आपको कहाँ पे सबमिट करवानी पड़ेंगे, रजिस्ट्रार के पास।
अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इससे प्रूफ हो जाता है कि भैया हमारी पार्टनरशिप जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करवाना चाहते मत करवाइए। अगर नहीं करवाओगे तो जो इसके बेनिफिट्स हैं रजिस्ट्रेशन के वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको नहीं मिल पाएंगे। देखो, सो अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द फर्म। अगर एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, उसका पार्टनर अपनी फर्म के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता और उसकी जो फर्म है वो पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकती, या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर सकता, जो फर्म है वो किसी के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकती, कोई बाहर वाला फर्म पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार को तो पता ही नहीं है ना कि ये बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लो तो सरकार को पता चल जाएगा कि भैया ये बिजनेस तो एग्जिस्ट करता है, तो आप कोई भी किसी के ऊपर केस कर सकता है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो सरकार को पता ही नहीं है कि ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है, तो अगर पार्टनर्स में लड़ाई हो जाए, सरकार बोलेगी मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ तुमने एग्रीमेंट करा भी था, मेरे पास तो रजिस्टर ही नहीं है, तो कोई पार्टनर किसी दूसरे पे केस नहीं कर सकता। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, उसके साथ जो थोड़ी बहुत फीस है वो सबमिट करवानी है, कुछ लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। रजिस्ट्रार जो है आपके अप्रूवल कर देगा, अपनी एंट्री डाल देगा अपने रजिस्टर ऑफ फर्म्स में, एंड उसके बाद जो है आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। कोई लंबा चौड़ा इसमें जो है प्रोसीजर नहीं है अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाने का। सो ये था ओवरऑल हमारा पार्टनरशिप के बारे में सारी चीज, कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के टाइप्स क्या हैं, पार्टनर्स के टाइप्स क्या हैं, पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सारी चीजें हमने इस टॉपिक में इस क्लास में कवर करी हैं। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड इसके बाद अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे विद कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द कंपनीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।